जितने भी एमपी एमएलए जितने भी सीएम यहाँ तक कि पीएम ही क्यों ना हो, उन सभी के बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हो। आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या सेकुलर कंट्री? मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अगर कोई परेशानी हुई, अगर उनको कोई मदद की आवश्यकता हुई, तो क्या हिंदू जागरण मंच उनके लिए भी उतना ही तत्पर खड़ा रहेगा जितना हिंदुओं के लिए खड़ा है? इनका फोटो आप जिन जिन किन्हीं हिंदू भाइयों को अलग स्टेट में दिखाएंगे तो इनके बारे में वो खुद बोल देंगे आपको कि ये क्या कर रहे हैं। नमस्कार एंड जय हिंद। आज हमारे साथ हैं हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष किशोर कुमार झा जी। किशोर कुमार झा जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद सर। आज हम इंडिया के और हमारे स्टेट के और धनबाद जिले के कुछ गहरे और कुछ ऐसे तीखे मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं किशोर कुमार जी के साथ, और देश में जो आजकल माहौल चल रहा है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ये पॉडकास्ट में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस पॉडकास्ट को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले किशोर कुमार जी का हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। किशोर कुमार जी, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो बताइए किशोर कुमार जी, आप हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष हैं जी। आपका आप जनता को ये हिंदू जागरण मंच के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदू जागरण मंच के बारे में अभी भी कई लोग हैं जो अच्छे से नहीं जानते कि ये क्या प्लेटफॉर्म है, क्या मंच है, इनका बेसिकली काम क्या है। कई लोग सोचते हैं कि ये कोई एक राजनीतिक दल है, कोई सोचते हैं एक सामाजिक दल है। तो असल में ये है क्या? आप लोगों को बता सकते हैं इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, हिंदू जागरण मंच कोई राजनीतिक दल या कोई पार्टी नहीं है। हिंदू जागरण मंच आरएसएस से जुड़ा एक आनुषंगिक संगठन है जो कि सुरक्षा का काम देखता है। और हिंदू जागरण मंच का मुख्य उद्देश्य ये है कि मतलब ये किनकी सुरक्षा का काम देखते हैं? मतलब हिंदुत्व का सुरक्षा का अच्छा, काम देखते हिंदुत्व हैं। की सुरक्षा का काम। जी, सुरक्षा का काम देखते हैं। और मूलतः इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग हिंदू जागरण मंच में जुड़ करके इसमें हम लोग हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति परंपराओं को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रचार प्रसार अच्छे से कर सके और लोगों को जागरूक कर सके। जितने भी हिंदू भाई बहन अभी एकजुट नहीं है, तो हम लोग सारे हिंदू भाइयों बहनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं इस बहुत प्लेटफॉर्म। बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि हम हिंदुओं को इसमें सुरक्षा देने का काम करते हैं। जी तो एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है जी जी जो कि ये जो आपका मंच है, जी। ये बेसिकली सिर्फ हिंदू लोगों के लिए है, या आप कभी अगर ऐसा हुआ कभी जैसे मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अगर कोई परेशानी हुई, अगर उनको कोई मदद की आवश्यकता हुई, तो क्या हिंदू जागरण मंच उनके लिए भी उतना ही तत्पर खड़ा रहेगा जितना हिंदुओं के लिए खड़ा है? देखिए, हिंदू जागरण मंच का नाम सुन करके आप इसको सिर्फ हिंदू का ही मत समझिए। हम लोग पूरे समाज को लेकर के चलते हैं और हम लोग को मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ऐसे हर धर्म के साथ रहते हैं, हर धर्म के साथ आपको दिख जाते हैं। लेकिन बेसिकली हिंदू जागरण मंच का काम यह है कि हिंदुत्व का प्रचार प्रसार हम लोग अपने धर्म का अच्छे से कर सके। समाज में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का समस्या आता है जिसको सुरक्षा देने का काम होता है, हिंदू जागरण मंच हमेशा तत्पर खड़ा रहता है। वो हिंदू या मुस्लिम नहीं देखता है। लेकिन कुछ लोगों का तो ऐसा कहना है, कुछ राजनीतिक पार्टी भी ऐसा कहती हैं कि आरएसएस, जैसा कि आपने बताया कि हिंदू जागरण मंच जो है वो आरएसएस का एक पार्ट है, हिस्सा है। जी। तो आरएसएस हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने का काम करती है, तो हिंदू जागरण मंच भी उसमें और हिंदू परिषद भी जो है वो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने का काम करती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी ये सवाल उठा रहे हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं होंगे। वो हिंदू के रूप में छुपे ऐसे जिहादी लोग हैं जो आपस में जो हिंदू मुस्लिम का खुद लड़ाई करवा रहे हैं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। तो हम लोग को ऐसे हिंदुओं से दिक्कत है, जिसके वजह से हिंदू जागरण मंच सभी हिंदू भाइयों बहनों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है। हम लोग कोई राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग हिंदुत्व को एकजुट कर रहे हैं कि अपने धर्म के प्रति कट्टर बने। हम लोग को किसी दूसरे धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे धर्म पे अगर कोई नज़र उठाएगा हम लोग उसके खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। मतलब बेसिकली कहा जाए तो आप सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है जैसे लोग कहते हैं, हम्म। आप उन हिंदुओं के भी खिलाफ हैं जी। जो हिंदू धर्म को नहीं समझ पाते हैं नहीं समझ और इसे पाते। बदनाम करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये तो मैंने भी कई बार देखा है, मैंने भी कई कई वीडियो ऐसा बनाया है जी जहाँ पर होता है कि जब कोई मुस्लिम भाइयों को दिक्कत होती है तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, और हिंदू भाइयों को दिक्कत होती है उस पर वीडियो बनाता हूँ। जी। लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं, जब मैं मुस्लिम पे वीडियो बनाऊंगा उनके भले के लिए बनाऊंगा, तो कुछ लोग आएंगे कमेंट करने कि अरे तुम तो लिबरल्स हो, ये हो। और जब वही आप हिंदू के लिए एक वीडियो बना दो जहाँ हिंदू के साथ गलत हुआ होगा, तो लोग कुछ आ जाएंगे, कुछ हिंदू भी उसमें से आ जाएंगे कि अरे ये तो आरएसएस का है, अरे ये तो अंधभक्त है, ज्ञान देने लगेंगे। ज्ञान देने लगेंगे। मुझे ये समझ नहीं आता है कि भाई आप पूरा पहले उस इंसान का हिस्ट्री देखो, जी। फिर आप कुछ कमेंट करो। लेकिन नहीं, लोग आ जाएंगे कमेंट करने।
तो आपकी बात से तो ये मैं भी फील ले पा रहा हूँ कि एकदम सही बात है, जी कुछ ऐसे लोग होते हैं। आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि आजकल के जो युवा हैं वो पॉलिटिक्स को एक अलग सड़क, एक होता है ना, एक बदबूदार सड़क जैसा समझते हैं कि उससे वो गुजरना नहीं चाहते कि जाएंगे तो हम खुद गंदे हो जाएंगे। तो आप इसमें युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? क्या युवाओं को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेकर उस गंदी सड़क को साफ करना चाहिए या फिर उसे गंदा ही छोड़ देना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपका। इसमें मैं यही जवाब दूंगा, राजनीति शुरू से कभी गंदा था ही नहीं। राजनीति को अभी गंदा किया है ऐसे कुर्सी में बैठे नेताओं ने जो अपने फायदा के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। जब चुनाव का समय आता है तो हर नेता तरह तरह का वादा करेगा कि मैं आपके लिए ये करूंगा, वो करूंगा, सड़क बनवाऊंगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आपको वो नेताजी नहीं दिखेंगे। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये धारणा बैठ चुकी है, पॉलिटिक्स मतलब फायदा, और लोगों का फायदा उठाना, मजबूरी का फायदा उठाना और भ्रष्टाचार फैलाना, लोगों को लड़ाना, दंगा करवाना। तो लोगों के मन में ऐसा मानसिकता बैठा हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि युवाओं को राजनीति से दूर नहीं भागना चाहिए, सभी युवाओं को राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि देश को चलाने के लिए सबसे बड़ा योगदान जो है राजनीति का ही है। अगर राजनीति से दूर भागेंगे तो नया सोच, नया तकनीक हम लोग कैसे जानेंगे? जो धारणा राजनीति के प्रति लोगों के मन में बैठा है उसको दूर कैसे करेंगे? आज के युवा जो है आम लोगों से अलग सोच सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं। तो अगर युवा इसमें आते हैं तो अपने नए सोच के साथ, अपने विचार के साथ, सिद्धांतों के साथ राजनीति का एक अलग रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, जिससे लोगों के मन में एक अलग धारणा राजनीति के प्रति आए और लोग इससे नफरत ना करें, इससे दूर ना भागे, इसको समझे कि राजनीति देश को चलाने में सबसे एक अहम भूमिका निभाता है। तो युवा कैसे होने चाहिए? जैसे मुझे एक बात याद आ रही है जी कि लोग आजकल 50+ लोगों को भी युवा नेता कह रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं किन जी किन की जी तरफ इशारा कर रहा हूँ? उनको भी लोग युवा नेता कहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वो युवा नेता हैं या फिर युवा नेता मतलब आप 25-30 ईयर्स के लोगों को, नए लोगों को चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में हिस्सा लें? देखिए, मैं हमेशा से शुरू से युवाओं के साथ ही रहता हूँ, और युवा का मतलब है कि 25 से 30 साल, 35 साल, इस तरह के युवाओं को मैं युवा नेता कहना चाहूँगा। 50 साल तक कुर्सी गर्म करने वाले और नए लोगों को जो बढ़ावा नहीं देते हैं, तो नए लोग जब तक आएंगे नहीं, जब तक युवा इसमें नहीं आएंगे तब तक नया सोच आएगा ही नहीं। तो ऐसे लोगों को मैं युवा नेता नहीं कहूँगा, ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि नए लोगों को आने से रोकते हैं, क्योंकि वो अपना रोटी सेकना चाहते हैं। हाँ, जनरली देखिए, अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर देखिए, आप यूके में देख लीजिए, जी आप जर्मनी में देख लीजिए, आप यूएस में देख लीजिए, वहाँ पे आपको लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स, सेनेटर्स, जिसको हम यहाँ पर एमपीज एमएलएज जी कहते जी हैं, वो लोग आपको युवा दिखेंगे। लेकिन हमारी कंट्रीज़ में जब हम एमपी एमएलएज को देखते हैं तो 50+, 60+, यहाँ तक कि 70 ईयर्स तक के लोग होते हैं। मुझे ये तो थोड़ा अजीब लगता है कि युवा हमारे देश के पता नहीं क्यों पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते हैं। लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में 60 से 65% लोग युवा हैं। और कहते हैं ना, वो 25 से 30-40 ईयर्स के लोग हैं। तो अगर ये हिस्सा लेंगे तो वो युवाओं का जो इशू है उसे अच्छे से फील भी कर पाएंगे। एकदम सही बात है आपकी। आजकल हिंदुओं को जगाना हम्म इतना ज़रूरी क्यों लगता है आप लोगों को? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि हिंदुओं को जगाना ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, किसी एक विशेष पार्टी को समर्थन देने के लिए, किसी एक विशेष पार्टी के लिए वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। रियलिटी से उसको लेना है नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये एक पॉलिटिकल बेनिफिट पहुंचाने के लिए किया जाता है या फिर इसके पीछे कुछ सच्चाई है कि सच में हिंदू को जगाना जरूरी है आज? देखिए, मैं इसमें आपको यही कहना चाहता हूँ कि हिंदू जागरण मंच जो है किसी भी राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है। ये सरासर मैं इस बात को यहीं पे नकारता हूँ। और हिंदू को जगाना आज के डेट में क्यों ज़रूरी है, मैं आपको अभी यहीं पे सिद्ध कर देता हूँ। आपको खुद समझ में आएगा कि क्यों हिंदू को जगाना इतना ज़रूरी है। जैसे मैं बात करता हूँ, अभी बीते कुछ दिन पहले तमिलनाडु का घटना आपने देखा होगा कि कैसे राम जी की प्रतिमा के साथ वहाँ पे क्या हुआ था। और अभी दुर्गा पूजा में एक बहुत अबरदा की गई थी, बहुत अबरता की बल्कि गई यहाँ थी। फुटवेयर से भी उनको मारा गया था। जी बहुत, ये तो सहने लायक था ही सहने नहीं। लायक नहीं था। और दूसरी बात, अभी दुर्गा पूजा में एक स्टेज शो के दौरान एक गायिका ने माँ दुर्गा के ऊपर गलत अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वो सरगम, जो कि वो काफी निंदनीय लगा हमको। काफी काफी ज्यादा नहीं, उनके ऊपर केस भी हुआ है, लेकिन वैसे कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली जो नहीं होनी मिली, चाहिए थी। जो होनी चाहिए। और अभी एक विदेश के जो यूट्यूबर है वो माँ काली का रूप धारण करके अभद्र तरीका से फोटो शूट करवाया। क्या वो आपने देखा?
वो भी हम लोगों ने देखा था। तो क्या ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये बिल्कुल गलत है और हिंदू धर्म के साथ मजाक बनाने का काम हो रहा है? आपकी इस बात से तो 100% एग्री करता हूँ, हम्म, क्योंकि सेम टॉपिक पे मैंने भी एक वीडियो बनाया है कि क्यों हमारे धर्म पे इतना कमेंट करना, अपमान करना इतना आसान क्यों हो गया क्यों है। हो गया है? आप एक समिश्रा पनोली नाम की एक लड़की थी, उनका केस भी सुना होगा। जी उन्होंने फ्लो में एक बात कह दिया था, उस पे केस हो गया, और दूसरे स्टेट की पुलिस, वेस्ट बंगाल की पुलिस, जी। उन्हें दूसरे स्टेट में जस्टिस। जाकर अरेस्ट करती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन और लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं, बल्कि नारे भी लगते हैं, कई अजीब अजीब नारे लगते हैं, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। 6 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे, जिन्हें पढ़ाई करना चाहिए, अपना जी। फ्यूचर देखना चाहिए, लेकिन वो भी ये नारे लगा रहे होते हैं। कहीं ना कहीं और मैं इसमें अगर मैंने जो वीडियो बनाया है, तो कुछ हिंदू ही आके मुझे सबक सिखा रहे हैं कि तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। भाई मैं ये बता रहा हूँ कि मुस्लिम भाइयों को भी हक है अपने धर्म के लिए खड़ा होने का, लड़ने का, और जो हिंदू भाई हैं उन्हें भी हक है प्रॉपर। और सबके लिए संविधान समान होना चाहिए, समानता का अधिकार सबको है। लेकिन जहाँ हिंदुओं की बात आती है वहाँ असमानता आ जाती है। समानता आ जाती है। तो मेरा कहना इसमें यही है कि ऐसा मुद्दा समाज में घट रहा है, लेकिन सारे हिंदू सोए हुए हैं। लेकिन अगर आप दूसरे धर्म की बात करें, अगर उसके धर्म के खिलाफ कोई एक शब्द भी बोल देता है तो पूरा कम्युनिटी सड़क पे आ जाता है और प्रोटेस्ट करने लगता है, एकजुट हो जाता है। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस धर्म का कि वो कम से कम अपने धर्म के लिए कट्टर हैं। लेकिन हमारा हिंदू समाज कहाँ है? तो हमारा हिंदू समाज तो जातियों में बटा हुआ है ना। जातियों में बटा हुआ है। तो हिंदू जागरण मंच ऐसे ही हिंदुओं को एकजुट करने का काम कर रहा है। ये राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने का काम नहीं कर रहा है। हमारा काम है सभी हिंदू भाइयों को जगाना, जो कि सभी हिंदू भाई, हमको नहीं लगता है कि अगर किसी धर्म के खिलाफ हम लोग मजाक उड़ाते हैं तो सब धर्म वाला एक साथ होकर के अभी तक बहुत हम लोग को हानि पहुंचाता। मगर हम लोगों ने क्या किया? एक आवाज तक नहीं उठाया, ना सड़क पे गया, ना हम लोग प्रोटेस्ट किए, कुछ नहीं किए। लगता है कि हिंदू एकदम नपुंसक हो गया है। तो ऐसे नपुंसक हिंदुओं के लिए हिंदू जागरण मंच जो है समाज में आकर के काम कर रहा है और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए काम कर रहा है, किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए काम नहीं कर रहा है। हिंदुओं में ही तो बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनका ये कहना है कि हिंदू मतलब जो अपर कास्ट के लोग हैं सिर्फ वो अपने आप को हिंदू समझते हैं, जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको वो लोग हमेशा प्रताड़ित करते हैं, उनको समझते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि हमारे अंदर भी कमियां रही हैं कि हमने अपने समाज को एकजुट नहीं किया। छुआछूत, जात पात, इस पे रहे, शायद इसीलिए बटे रहेगा, क्योंकि मुस्लिमों के अंदर भी बहुत सारे कास्ट होते हैं। जी। लेकिन अगर आप किसी इंडियन से पूछोगे कि मुस्लिम के कास्ट बता दो, तो आपको बता नहीं पाएंगे। उसके अंदर भी बहुत सारे कास्ट हैं, लेकिन हिंदुओं का कास्ट किसी से पूछ लो तो बहुत सारे कास्ट हैं। कास्टिज्म में बटा हुआ है। तो हम तो इसी में बटे हुए हैं। तो आप लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, किस किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं? आप सारे कास्ट को एक करने का काम कर रहे हैं? हम लोग कास्ट देख ही नहीं रहे। हम लोग जितने भी हिंदू भाई हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट से बिलोंग करे, हम लोग सारे हिंदू भाइयों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। और जो लोग ऐसे जातिवाद मानसिकता विचारधारा के हैं, हम लोग उसके खिलाफ भी काम कर रहे हैं। हम लोग उसके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन हम लोग का मेन उद्देश्य है कि जितने भी हिंदू भाई हैं वो लोग एकजुट होकर कम से कम अपने धर्म के प्रति जो है कट्टर बने। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जबकि हिंदू धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम लोग हिंदू धर्म को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक घटना हुई थी जी। जिसमें आपने देखा होगा, एक लोअर कास्ट के आदमी थे, जी। उनको पीट पीट कर जान से मार दिया गया, और उन्हें पीटने वाले भी हिंदू ही थे। तो ऐसे हिंदू को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे हिंदुओं को मैं यही कहना चाहूँगा, बस यही सब कारण की वजह से जो हिंदू एक नहीं है। हम लोग को सबसे पहले ये सब काम को बंद करके जातिवाद को हट करके एक हिंदू राष्ट्र की ओर हम लोग को बढ़ना पड़ेगा। सभी जाति धर्म के लोगों को अपने साथ रखना होगा, हिंदू को। तब जाकर के ये सब चीज़ जो है मानसिकता बदलेगा और सब हिंदू एक होगा और हमारा धर्म जो है मजबूत होगा। आपने एक बात बोली हिंदू राष्ट्र, उससे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। जी। सोशल मीडिया पे एक टॉपिक छिड़ा रहता है हमेशा, बहुत सारे लोग इसके पक्ष में रहते हैं, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट रहते हैं, जी। कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या सेकुलर कंट्री होना चाहिए। आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या सेकुलर कंट्री होना चाहिए? देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र ही चाहता हूँ। देखिए, मैं हिंदू राष्ट्र और सेकुलरिज्म में कोई अंतर नहीं समझता हूँ। ये दोनों एक ही चीज़ है। एग्जाम्पल से मैं सिद्ध करता हूँ इसको, कि आप देखते होंगे कि जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं,
कहीं ना कहीं आपको हर धर्म के लोगों के साथ मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं वो दरगाह में दिख जाएंगे, कहीं ना कहीं वो गुरुद्वारे में दिख जाएंगे, चर्च में आपको कैंडल जलाते हुए दिख जाएंगे। तो हम लोग जो हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं, शुरू से ही सबको अपनाते हुए आए हैं। हम लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया, हर धर्म के साथ हर फेस्टिवल को हमने सेलिब्रेट किया। अगर हिंदू राष्ट्र अगर बनता भी है तो मुस्लिम लोगों को या अलग धर्म के लोगों को इसमें घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही हर धर्म को अपनाते हुए आए हैं और एक्सेप्ट करते हुए आए हैं। नहीं, एकदम आपकी बात सही है। मैं खुद आपको पर्सनली बता रहा हूँ जी कि मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं दरगाह भी जाता हूँ, मत्था टेकता हूँ वहाँ पर, और मैं कई बार गुरुद्वारे भी गया हूँ, चाहे बहुत सारे गुरुद्वारे गया हूँ, जी, और मंदिर तो खैर तो जाना ही जाना होता ही है। है। तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो अलग धर्म है। लेकिन जब हम लोग सोशल मीडिया पे आते हैं तो अलग ही चीज़ दिखता है फिर। तो ये आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोग आपस में मिल के नहीं रहते हैं, हमेशा अलग टूटे हुए रहते हैं। और जहाँ तक देखिएगा, अगर किसी एक बच्चे से पूछिएगा कि भाई हिंदू मुस्लिम क्या होता है, तो जिस समय हम लोग छोटे बच्चे थे थे। उसमें हमें पता ही नहीं था हिंदू मुस्लिम क्या होता है, हम सबको एक एक समझते थे। जी, आजकल राजनीति में लोग इन्वॉल्व भी होने लगे हैं और बंटने भी लगे हैं। तो आपका क्या कहना है कि ये हिंदू मुस्लिम को तोड़ना, ये किसी राजनीतिक पॉलिटिक्स के का खेल है या हमारे समाज का हिस्सा शुरू से रहा है? देखिए एक चीज़ बताता हूँ। देखिए राजनीतिक तो बहुत बड़ा योगदान इसमें है ही, जाति धर्म को बांटने के लिए, क्योंकि जब तक आप जाति धर्म में तोड़ेंगे नहीं तब तक आपका वोट बैंक नहीं बनेगा। तो राजनीति सबसे बड़ा मुद्दा है धर्म को बांटने के लिए। और शुरू से मैं भी जब बच्चा था तो हमको भी नहीं पता था कि धर्म क्या होता है, जात पात क्या होता है। हम लोगों ने सबको एक समान समझा था। मगर जैसे जैसे मैच्योर हुए, समझदारी आया, राजनीतिक दलों को समझा, तब समझ में आया कि वोट बैंक के लिए जो है धर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जाति का इस्तेमाल किया जाता है। इसी में ज़्यादातर लोग जो है बट रहे हैं। हम लोग को इससे हट करके अगर हम लोग को भाईचारा रखना है तो हर धर्म के लोगों को सम्मान करना पड़ेगा, और अपने धर्म के प्रति भी अगर कोई गलत टिप्पणी कर रहा है उसके खिलाफ भी हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि जो बीजेपी है, जी आरएसएस है, वो हमेशा मुस्लिम के अगेंस्ट रहती है, मुस्लिम को फ़ायदा नहीं पहुंचाती है और उनके धार्मिक मामलों में बहुत हस्तक्षेप करती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सच्चाई है या फिर इसमें लोग, जो अपोजिशन है, वो मुस्लिम कम्युनिटी को एक तरह से बरगलाने का एक होता है ना, मन में विश्वास को हिलाने का काम कर रही? क्या क्या है इसके पीछे सच्चाई? इसमें सरासर वही बरगलाने का काम किया जा रहा है। आप तो भारत में रह रहे हैं, सेकुलर कंट्री इसको बोला जाता है। हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को यहाँ बराबर सम्मान दिया जाता है। तो इसमें बरगलाने का ही काम किया जा रहा है। मुस्लिम को भी उतना ही बेनिफिट मिल रहा है जितना हिंदू को मिल रहा है। यहाँ इलेक्शन भी लड़ सकते हैं मुस्लिम होकर के, पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो कहाँ जाति में बांटा गया है, कहाँ अलग तरीका से देखा जाता है इसको? मैंने एक डेटा भी पढ़ा था इसके रिलेटेड। जी एक डेटा थी जिसमें ये पता चल रहा था कि हिंदू की जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, 80% हिंदू हैं। जी तो उसके हिसाब से जो सरकारी जो स्कीम्स वगैरह होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो लेते हैं हिंदू। लेकिन अगर गरीब परिवारों की संख्या अलग कर दी जाए, गरीब परिवारों में देखा जाए, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो मुस्लिम परिवारों की है, जिसने जो आयुष्मान कार्ड बनता है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले लोग हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये सच्चाई कोई बताता ही नहीं है किसी को कि भाई जो आयुष्मान योजना है वो तो जी। बीजेपी लाई थी, जी और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले लोग कौन है? जो मुस्लिम अगर देखा जाए लोअर फैमिली में, लोअर इनकम में, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग। मुस्लिम लोग तो कहाँ इसमें बैठा गया? तो लेकिन फैला तो यही जाता है कि भैया मुस्लिम के अगेंस्ट होती है बीजेपी, जो कि डेटा तो कुछ और ही कह रहा है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि आपने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो कुछ जो लोग हैं, मुस्लिम लोग हो गए, क्रिश्चियन हो गए, उनका ये कहना है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो उससे जो हिंदू लोग हैं वो मुस्लिमों के ऊपर जो प्रताड़ना है वो बढ़ा देंगे, फिर कहने लगेंगे कि जितने मुस्लिम लोग हैं वो देश छोड़ के वापस चले जाएं। क्या इस बात में आपको क्या कहना चाहेंगे आप बाकी लोगों को, कि अगर आपके हिसाब से भारत हिंदू राष्ट्र होता है तो उनको इस बात का डर है या नहीं है? क्योंकि जैसे पाकिस्तान की बात करें, वो मुस्लिम राष्ट्र बना तो वहाँ पर 40% हिंदू थे, वो 1% बचे। तो अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो यहाँ जो आज 20-25% मुस्लिम है, क्या उनको भी घटा के भगा नहीं दिया जाएगा? इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको शुरू में ही बता दिया हूँ कि हम लोग शुरू से एक्सेप्ट करते आए हैं। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अभी हिंदुओं की है।
अगर हम लोग चाहेंगे तो अभी भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन भारत को हम लोगों ने पहले ही बताया सेकुलर कंट्री है, सबको हम लोग बराबरी का हक दे चुके हैं, सबको एक्सेप्ट कर चुके हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो अलग धर्म के लोगों को, मुस्लिम धर्म के लोगों को या क्रिश्चियन धर्म के लोगों को घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो है सबको अपना चुके हैं और सब धर्म का सम्मान करते हैं, उन लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए? अच्छा, देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका, इस पे मैं एक जवाब देना चाहता क्योंकि हूँ। अगर आपके हिसाब से सेकुलरिज्म और हिंदुइज्म दोनों एक ही वर्ड हैं, जी तो फिर सेकुलर ही रहना चाहिए इंडिया को। फिर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या इतना जरूरी है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? देखिए, मैं इस पे आपको जवाब देता हूँ। आपने देखा होगा कि जितने भी धर्म हैं, हर धर्म धर्म के लिए अलग अलग कंट्रीज़ हैं। अगर मैं बात करूँगा मुस्लिम कंट्रीज़ का, उसके लिए भी 50 से ज़्यादा इस्लामिक कंट्री है जो कि मुस्लिम्स के लिए है। क्रिश्चियन के लिए अलग कंट्री है। यहूदी जिसका संख्या 1 करोड़ से भी कम है, उसके लिए भी एक अलग कंट्री है, हाँ, इजराइल। इजराइल है। तो क्या हिंदुओं के लिए एक कंट्री नहीं होना चाहिए कम से कम? क्या तो हिंदुओं इसके के लिए तो कंट्री थी ना नेपाल, लेकिन वो भी अभी सेकुलर कंट्री हो सेकुलर चुकी है। कंट्री हो गया। तो क्या हम लोग एक कंट्री का भी डिमांड नहीं कर सकते? क्या एक कंट्री को भी हम लोग हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते? चलिए, ये बताइए कि अगर देश के युवाओं को देखा जाए, जी आज बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में, तो हमारे देश के युवाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा भी क्या होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनाना या रोजगार के अवसर बनना? क्या उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा होना चाहिए? देखिए, युवाओं के लिए सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए, देखिए मैं समझता हूँ कि दोनों का संतुलन रूप से होना बहुत ही आवश्यकता है। एक इंसान का पहचान भी होना आवश्यक है और घर को यापन करने के लिए रोजगार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि दोनों का समान रूप से संतुलन होना बहुत ही आवश्यकता है। रोजगार भी चाहिए और हमें एक पहचान भी चाहिए। हिंदू तो हमारा पहचान है, रोजगार से हमारा जीवन यापन चलेगा। अगर अच्छे पहचान के साथ हम अगर जीवन यापन करते हैं, उसी को इंसान बोलेंगे। अगर अच्छा पहचान ही नहीं है, रोजगार लेकर क्या करेंगे? उसको इंसान ही नहीं कहेंगे हम लोग। बहुत गहराई वाली बात बोल रहे जी, हैं। अगर अच्छा इंसान कहलाना है तो अपने पहचान के साथ अपने जीवन यापन को अच्छे से संतुलित रूप से हम लोग जिए, इसी को इंसान कहेंगे हम लोग। आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जी तो राष्ट्र के बाद से मुझे एक बात ध्यान आ रही है कि एबीपी जो है वो भी बहुत राष्ट्र की बातें करती हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये जी जी जी। तो उसमें ये आरोप लगते हैं, लोगों का आरोप लगता है कि एबीपी जो है वो कॉलेज कैंपस में गुंडागर्दी करते हैं उसके लोग और तोड़फोड़ करते हैं। तो ये आरोप कहाँ कितना हद तक सही है? कि कहीं ना कहीं ऐसे वीडियोस वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं जी जहाँ पर एबीपी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हल्ला करते हुए, वॉयलेंस करते हुए देखे जाते हैं कॉलेज कैंपस में। ऐसा क्यों है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आम इंसान को जब कोई भी काम करने में समस्याएं आती है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो भी कहीं ना कहीं अपना जो गुस्सा को रौद्र रूप से दिखाता ही है। मैं आपका बात करता हूँ, आपने कॉलेज कैंपस का बात किया। वहाँ के जो विद्यार्थी जो पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे विद्यार्थी को आए न आए दिन कुछ ना कुछ समस्याएं आते रहती है कॉलेज कैंपस से रिलेटेड, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो या रिजल्ट निकालने का हो या कुछ इनकरेक्शन का हो। तो उस समय जब आम विद्यार्थी जब अपने टीचर के पास जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, उनकी बातों को दबा दिया जाता है, सुना नहीं जाता है। उस समय विद्यार्थी जो है परेशान होकर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के पास जाती है कि दीदी या भैया, कि मेरा ये समस्या हो रहा है लेकिन मेरा समाधान नहीं हो पा रहा है, आप लोग इसमें कुछ मदद कीजिए हम लोग को। तब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो है ऐसे बहरे लोगों के कान में, ताकि तेज से आवाज़ पहुंच सके, इसलिए रौद्र रूप से अपना आवाज़ उठाते हैं और उन विद्यार्थियों के लिए ही आवाज़ उठाते हैं ताकि वो लोग के कान में ठीक से आवाज़ पहुंच सके और उनका समस्या का समाधान हो सके। अगर आप ऐसे कुर्सी में बैठने वाले भ्रष्टाचार टीचरों को अगर ठीक टीचर में कन्वर्ट कर देंगे तो हम लोग शांत हो जाएंगे, हम लोग अच्छे से अपने कार्य को करेंगे, हम लोग को आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा ऐसे रौद्र रूप लेने का। यानी बेसिकली आप जो सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं, जी, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठा रहे और आपको ये रहता है कि हम स्टूडेंट के सपोर्ट में आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी को लोग तोड़ मोड़ के ये दिखाते हैं हम्म, कि एबीपी वॉयलेंस करता है, वायलेंस ये करती करता है। आजकल क्योंकि आपने स्टूडेंट्स की बात की, जी तो आजकल देश में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है एसएससी एग्ज़ाम को लेकर। स्टूडेंट्स, जी आपने देखा हो दिल्ली में जी स्टूडेंट्स और टीचर साथ मिलकर काफ़ी दिन तक प्रोटेस्ट किए। कभी बिहार में प्रोटेस्ट देखने को मिल जाता है, जी हमारे झारखंड में भी पेपर लीक पे एक प्रोटेस्ट हुआ था। तो आखिर ये जो बार बार सिस्टम का फेलियर हो रहा है, ऐसे कंपनियों को टेंडर दे दिया जा रहा है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड पिछला देखा जाए तो वो भी खराब है। तो इसमें बताइए आप किसके साइड खड़े हैं? हिंदू परिषद जो है, हिंदू जागरण मंच जो है, वो किस ओर खड़ा है? स्टूडेंट के साइड्स खड़ा है
या फिर आप गवर्नमेंट के साइड खड़े? क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इसमें गलती मानी जाएगी कि आप ऐसे लोगों को टेंडर दे रहे हैं एसएससी जैसे बड़े एग्जाम को कंडक्ट करवाने का, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले ही खराब है। तो इसमें आप किस साइड खड़े हैं, स्टूडेंट के साइड या थोड़ा गवर्नमेंट के साइड? देखिए, सबसे ज़्यादा तो मैं पहले सॉफ्ट कॉर्नर में छात्रों के साथ ही रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद एक छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया है छात्र नेता के रूप में। तो पहला साइड तो मैं छात्रों के साथ ही लूँगा, ठीक है ना? क्योंकि अगर सही में उनको परेशानियाँ झेलना पड़ रहा है, तब वो सड़क पे आ रहे हैं। कहीं न कहीं इसमें मैं छात्रों के साथ खड़ा हूँ। लेकिन इसमें हम लोग को दोनों मुद्दों को, दोनों पहलू को देखते हुए चलना है। इसमें कहीं न कहीं स्टूडेंट का बात सही है कि वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि देखने को मिला था ना एग्जाम जी, सेंटर कहीं तबेले में दे दिया तबेले गया। में दे सोचिए दिया। गौशाला में एग्जाम सेंटर पड़ गया है। जी, कहीं कहीं बच्चे का इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, कहीं कहीं पे माउस काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, बच्चा एग्जाम देगा कैसे? सही बात है, बच्चे तो जी, पर फ्रस्ट्रेट हैं ही। जी। तो कहीं न कहीं मैं स्टूडेंट के साथ तो खड़ा हूँ ही, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को ये भी समझाना चाहूँगा कि जो हमारा तरीका है, उस तरीका में हम लोग बदलाव ला कर के शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग सरकार को भी अपनी बात को रख सकते हैं। अगर ऐसा हम लोग नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे आपने बताया कि अलग-अलग टीचर आए, अलग-अलग राजनेता आए, इसको राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भी स्टूडेंट का इस्तेमाल करते हैं और वहीं पे लाठीचार्ज होता है। तो उस समय में स्टूडेंट को भी समझना चाहिए कि हम लोग अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से अब सरकार की तरफ रखेंगे। और सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन्हें आप टेंडर दे रहे हैं, बार-बार अगर ऐसा गड़बड़ियाँ हो रही है, तो हम लोग को उस मुद्दे पे विशेष रूप पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्यों, कैसे ये सब चीज़ हो रहा है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसमें मैं पूरा तरीके से सरकार को भी दोष नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि सरकार की भी बहुत अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, प्रोटोकॉल है। वो अपना, मान लीजिए टेंडर दे दिए, अब टेंडर ठीक से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट और आपका जो प्रशासन है, उस पे मैटर करता है। तो एसएससी का तो देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है उसको भी देखना। हाँ, ज़िम्मेदारी है, नो डाउट। मैं स्टूडेंट के साथ भी हूँ, मगर सरकार को भी, मतलब मैं सरकार की तरफ से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार को भी इस मुद्दे को समझना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट जो इतने उग्र रूप से आ रहे हैं सड़क पे, उनको भी ये चीज़ को समझना चाहिए कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को अपनी बातों को रखते हैं, और सरकार को भी जो है इस पे जो है जल्द से जल्द काम करना चाहिए। देखिए, स्टूडेंट का जहाँ तक मुझे लगता है उग्र होने का कारण क्या हो सकता है जी, कि बच्चे और उनके माँ बाप, मतलब 20 साल 25 साल एक सपना संजोते जी, हैं। माँ बाप अपना पेट काटते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा, कोई युवा एसएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो एक बड़े खानदान से, बड़े घर से है, इसकी गारंटी 0% के लगभग है। वो किसी ना किसी मिडिल क्लास फैमिली से होगा या बहुत ही नीचे क्लास से होगा, जो एक सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकारी नौकरी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती जी, है। ऐसा ऐसा कहते हैं मिडिल क्लास के लोग कि अगर किसी एक घर में एक सरकारी नौकरी लग जाती है, जी, तो उनके जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं जी, वो सब सुधर जाती हैं। तो सोचिए, अगर वो सपना संजो कर, उतने पेट काट कर माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे एग्जाम देने दूर जा रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसे केसेस देखे गए हैं कि माँ बाप ने इतना सेंटर दूर दे दिया गया, माँ बाप ने अपने गहने बेचकर बच्चों का टिकट कटवाया, बच्चों को खर्चा दिया कि जाइए एग्जाम दीजिए। और सोचिए उसके बाद एग्जाम में ऐसा गड़बड़ियाँ हो जाए, तो वो उनको गुस्साना चाहिए कि नहीं गुस्साना चाहिए? गुस्सा तो आना ही बिल्कुल, चाहिए, जेन्युइन सी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल, तो इसमें तो देखा जाए तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो आप एक वर्ड में मुझे बताइए कि इसमें आप किसके साइड खड़े हैं? कोई घुमा फिरा के नहीं, सीधे स्टूडेंट्स के साइड या गवर्नमेंट के साइड? मैंने शुरू में ही आपको बताया कि मैं स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को समस्या झेलनी पड़ रही है। इसका समस्या का समाधान अब तक नहीं हो रहा है। हर साल एग्जाम हो रहा है, हर साल पेपर लीक हो रहा है। तो इसको हम लोग को जड़ से अगर खत्म करना है, तो दोनों को एक समन्वय अच्छे रूप से बनाना पड़ेगा। प्रोटेस्ट में आना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आप प्रोटेस्ट में आ गए, लाठीचार्ज हो गया, लाठी डंडा, लेकिन फिर फायदा क्या हुआ इसका? फिर तो वही हो रहा है ना। तो हम लोग को बैठ करके दोनों को अच्छे से समझना पड़ेगा। और इसमें कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जो विपक्ष है जी, वो बीच में फायदा उठा फायदा लेता है। उठाते बच्चों हैं, को तो कुछ मिलता नहीं मिलता है, नहीं है। विपक्ष को एक रोटी सेकने का रोटी मुद्दा सेकने मिल का जाता है। मुद्दा ये मिल देखा जाता गया है, है। ऐसा जी, ऐसा ऐसा देखा है हमने। जी, आपने अभी एक बात कही कि स्टूडेंट आप भी रहे हो, जी, तो मैं भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा जानता हूँ। जी, तो आप स्टूडेंट से पॉलिटिक्स में जो आए, जी। ये सफ़र आपका कैसे हुआ? आपने कैसे डिसाइड किया और क्यों डिसाइड किया कि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? आपको ये मोटिवेशन आया कहाँ से? देखिए, मेरा मोटिवेशन पॉलिटिक्स में आने का ये रहा है कि मैं जब खुद ग्रेजुएशन में जब एडमिशन करवाने के लिए गया था वहाँ पे, पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज, तो वहाँ
एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा, तब आपका एडमिशन जो है कंफर्म होगा। बीच में आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी, जी। मैं भी पीके रॉय से ही पढ़ा हूँ, तो मुझे ये अच्छा। पता है जी। कि सच में वहाँ पे बहुत इश्यूज हैं जी, एडमिशन जी, करने के लिए। लंबी जी, लंबी लाइनें लगती हैं जी। और इस काउंटर से उस काउंटर वो दौड़ना पड़ता है। दौड़ना पड़ता है। जी। अच्छा, आपके साथ भी सेम चीज़ मेरे हुआ साथ है? भी यही हुआ था। उस समय मैं कोई भी दल को नहीं जानता था, न विद्यार्थी परिषद को जानता था, न किसी अन्य दल को जानता था। मैं वेरिफिकेशन के लिए अपने क्लास में गया और लाइन में लगा। जब लाइन में मैं लगा, घंटों बाद मेरा नंबर आया और जब मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपना पेपर दिया, तो पेपर में कुछ फॉल्ट बताकर बोला गया कि आपका एडमिशन नहीं होगा, आप जाइए। तो सोचिए, जब घंटों मैंने इंतज़ार किया और कोई कॉलेज में मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया, तो मेरे मेरे पे क्या बीता होगा। निराश होकर के मैं जब घर लौट रहा था, तब वहाँ कॉलेज कैंपस में विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता वहाँ पे खड़े थे। उन्होंने विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी? एबीवीपी, अखिल अच्छा, भारतीय अच्छा। विद्यार्थी परिषद। तो जब मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो उन कार्यकर्ताओं ने मुझे देखा कि निराश होकर के ये लड़का जा रहा है, तो उन्होंने मुझे बुला करके पूछा कि क्या बात है, क्यों निराश हो? तो मैंने बताया कि आज मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट था। जब मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाने के लिए आया, तो मेरे पेपर को रिजेक्ट करके मुझे वापस कर दिया गया, बोला एडमिशन नहीं होगा। तो उन उन सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मेरा पेपर को देखा। उन्होंने देखा कि पेपर में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। वो तुरंत गए डिपार्टमेंट में और मेरा 2 मिनट के अंदर मेरा पेपर को जो है एक्सेप्ट करवा करके मेरा एडमिशन को कन्फर्म कराया। तो कहीं न कहीं मेरे माइंड में ये आया कि एज़ अ आम स्टूडेंट, जब मैं वहाँ क्लासरूम में पहुँचा वेरिफिकेशन कराने के लिए, जब मुझे ऐसा समस्या का सामना करना पड़ रहा है और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब आए, वहाँ 2 मिनट भी नहीं लगा, तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। तो आम स्टूडेंट को भी तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। हज़ारों हज़ार स्टूडेंट वहाँ से घूम के जाते होंगे। मुझे भी ये परेशानी हुई थी। परेशानी हुई थी। हाँ, ये तो मैं फैक्ट बता सकता हूँ कि ये फैक्ट है। जी। मैंने भी देखा, और जितने भी लोग धनबाद से होंगे, पीके रॉय से होंगे, जी। वो ये जान रहे होंगे कि एडमिशन के समय कितनी इश्यूज़ हैं। होती है। तो जब मैं देखा कि जब मैं एज़ अ नॉर्मल स्टूडेंट जब वहाँ पे गया, तो मेरे बातों को सुना नहीं गया। लेकिन एज़ अ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब वहाँ पे लोग पहुँचे, तो 2 मिनट भी नहीं लगा, वो काम हो गया। तब मेरे माइंड में ये चीज़ आया कि आज अगर मैं परेशान हो रहा हूँ, तो मेरे बाद हज़ारों स्टूडेंट अभी आएँगे यहाँ पे, जो वो भी परेशान हो गए, उनकी बातों को सुना नहीं जाएगा। हर समय तो कोई आपको परेशानियों को देखने के लिए नहीं है। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एंट्री कर ऐसे स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहूँगा जो ऐसे समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तब मैंने विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन को ज्वाइन किया और आम स्टूडेंट को जो भी समस्याएं आ रही है, उसके लिए मैं हमेशा वहाँ पीके रॉय में खड़ा रहा। ये मेरा राजनीतिक का शुरुआत था वहाँ पे विद्यार्थी परिषद आप से। विद्यार्थी परिषद में जी। 4 साल शायद आपने बिताया जी, है जी, उसमें। मैंने 4 साल। आप उसमें महामंत्री भी रह चुके हैं, जी। आप अध्यक्ष भी रह चुके 2 हैं। साल मैं पीके रॉय कॉलेज अध्यक्ष भी रहा हूँ अच्छा, विद्यार्थी अच्छा। परिषद। तो हमने जितनी भी वेब सीरीज आजकल बहुत चलती है, तो जी। उसमें हमने देखा है कि जब भी कोई स्टूडेंट या कोई नया चेहरा जी। पॉलिटिक्स में आने का कोशिश करता है, जी। तो जो पहले से मंजे हुए खिलाड़ी होते जी, हैं, जी। वो उन्हें सप्रेस करने का, दबाने का कोशिश करते हैं। जी। तो क्या आपके लाइफ में भी जो वेब सीरीज वाली कहानियां होती हैं, कुछ जी। वैसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि आपको दबाया गया, आपको धमकी दी गई जी, जी। कि तुम्हें इलेक्शन से नाम वापस ले लो वरना तुम्हारे साथ ये हो जाएगा? सब कुछ हुआ है आपके साथ? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि हर संगठन में, हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जो अपने बाद किसी का चेहरा बनने देना नहीं चाहते हैं, जिसके वजह से हम स्टूडेंट या हम कार्यकर्ताओं को प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें प्रॉब्लम होती है संगठन को। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या कोई भी पार्टी का आप बात करें, मान लीजिए अगर सीनियर वहाँ पे बैठ करके ऐसा बदमाशी कर रहा है, तो आप नए चेहरा को आने नहीं दे रहे हैं, विस्तार को रोक दे रहे हैं, नई नीतियाँ नहीं आ रही, नया सोच नहीं आ रहा। तो कहीं न कहीं मैं देखता हूँ इसमें कि इसमें संगठन का नुकसान हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। नहीं तो जैसा मैंने आपके साथ क्या हुआ था, कुछ बताना चाहेंगे? कुछ स्पेसिफिक क्या घटना मतलब हुई थी ऐसे आपके ही साथ? मेरे साथ भी ऐसे, मतलब हर सीनियर चाहते हैं कि मतलब हमेशा जो मेरा मतलब नाम आपको ऑपोजिशन के तरफ से कुछ आ रहा था या फिर अपने ही पार्टी के कुछ लोग जो हैं सप्रेस कर रहे हर थे? तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से भी कुछ समस्याएं दी जाती थी मुझे और अपने पार्टी की तरफ से भी दी जाती थी। मगर विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जिसमें जुड़ने के बाद आपका मानसिक विकास इतना अच्छा हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि कोई भी समस्या को आप आसानी से झेल सकते हैं। इसी का देन है कि आज मैं समाज में किसी भी पार्टी में रहूं या ना रहूं, किसी भी चीज़ को सोचने समझने का क्षमता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुझे दे दी है, जिससे मैं हर काम को बहुत आसान तरीके से कर सकता हूँ। एक बेसिक बात है, वो मुझे समझ में थोड़ी सी नहीं आ जी, रही है, जी। शायद उसका जनता को भी ये बात जी, लग रही हो जी। कि आरएसएस एक वर्ल्ड का देखा जाए तो एक सबसे बड़ा एक दल है। उसके बाद भी
आरएसएस को ऐसा क्या नीड लगा है कि अलग से कई सारे विंग्स बनाने पड़े? हिंदू परिषद बनाना पड़ा, हिंदू जागरण मंच बनाना पड़ा, जी, जी। विद्यार्थी परिषद बनाना पड़ा। ऐसा क्या है कि जो आरएसएस ने अलग बनाया? ऐसा क्या नीड पड़ा होगा आरएसएस को, क्या जरूरत थी अलग से बनाने का? देखिए, इसको मैं आपको अभी नॉर्मल एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। जैसे ये हमारा देश है भारत। हम्म, भारत में हम लोग रह रहे हैं। हम्म, तो एक देश को चलाने के लिए क्या एक प्रधानमंत्री काफ़ी हैं? नहीं, एक चीज़ को मंत्री भी चलाने चाहिए। मंत्री भी चाहिए और उसके साथी भी चाहिए। हाँ, उस एमपी एमएलए भी एमपी चाहिए एमएलए फिर। क्योंकि जगह बहुत बड़ा है, हम्म, लोग भी बहुत ज़्यादा है। किसी एक को यहाँ पे हैंडल करना समस्या भी अलग अलग है। समस्या भी अलग-अलग है। तो उसी प्रकार से आरएसएस का जो ये अलग-अलग जो विंग बनाया गया है, अनुषंगिक संगठन बनाया गया है, स्टूडेंट्स की समस्या अगर होती है, तो हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास जाते हैं। अगर हिंदू का रक्षा करने का बात आता है, तो हम लोग बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच जैसे अच्छा, ये जो बजरंग दल का आपने बात करी, ये जी। बजरंग दल भी क्या आरएसएस का हिस्सा है या फिर अलग है? नहीं, बजरंग दल भी आरएसएस का ही अनुषंगिक संगठन अच्छा, है, जो अच्छा। कि सुरक्षा का ही काम देखते हैं। तो अलग-अलग अनुषंगिक संगठन को इसीलिए बनाया गया क्योंकि एक जगह पे हम लोग हर किसी का मुद्दा को सुन नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग हिंदुत्व का और अपने राष्ट्र विचारधारा का हम लोग बात करने के लिए अलग-अलग अनुषंगिक संगठन को बनाए हैं। जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी जो स्टूडेंट का काम देखेगा, हिंदू का सुरक्षा के लिए जो हिंदू जागरण मंच है, बजरंग दल है, हिंदुत्व का प्रचार-प्रसार करने के लिए आपका हिंदू परिषद है। इसलिए ये एक संगठन क्वेश्चन मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, आई एम जी, सो जी, सॉरी, जी, कि बजरंग दल जो है जी। उससे लोग बहुत डरे हुए रहते हैं। कई लोगों का कहना होता है कि बजरंग दल जो है, जैसे आप देखो वैलेंटाइन से देख लो, वैसे उस सब में आपको दिखेंगे कपल्स को परेशान करते हुए। जी। मतलब कहीं पार्क है, वहाँ है, तो वहाँ पर वो लोग आते हैं और उनको थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। तो ये कहाँ तक ये सही है कि किसी की प्राइवेसी को आप रोक रहे हो, इंटरफियर कर रहे हो उनके लाइफ में? ये देखिए कहाँ तक सही है? देखिए, हिंदू जागरण मंच से लोगों को डरना भी चाहिए क्योंकि नहीं, बजरंग दल के लोग ज़्यादा इसमें दिखते हैं इसमें। बजरंग दल के लोगों से लोगों को डरना ही चाहिए। अगर आप कुछ गलत काम जब तक नहीं करेंगे, आप क्यों डरेंगे लोगों से? तो ये मान लो अगर कोई 18+ कोई एडल्ट लड़की हैं, कोई लड़के हैं, तो उन्हें तो संविधान ने आज़ादी दे रखा है जी, कि आप अपने हिसाब से किसी को भी चुन सकते हो, उनके साथ जी, समय जी। बिता सकते हो। तो इसमें बजरंग दल उन्हें क्यों रोकने की कोशिश करते हैं? बजरंग दल क्या खुद इसके पीछे मोटिव है? बजरंग दल हमेशा देखता है वहाँ पे, अगर कुछ गलत हो रहा है तभी वहाँ पे इंटरप्ट करता है। जैसे अभी बहुत सारा मुद्दा आपको हम बता देते हैं, जैसे कि अलग-अलग जगह जहाँ पार्क का बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी लव जिहाद हो रहा है। जिहादी ये लोग जो है बहुत हॉट टॉपिक है सोशल मीडिया पे, जी, और न्यूज़पेपर में बहुत ही आता जी। है। तो ऐसे लोगों से बचाने के लिए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच के लोग जो है सदैव तत्पर खड़ा रहते हैं कि जिहादियों से अपने हिंदू बहनों की रक्षा कर सके। हम लोग किसी को परेशान करने के लिए हम लोग संगठन नहीं बनाए। आप अभी देख रहे हैं, हाल ही में केरला स्टोरी मूवी देखा होगा आपने। इतना सारा बहनों के साथ अत्याचार जो हो रहा है, तो कुछ यूट्यूबर्स तो कहते हैं कि एक दो सिर्फ कहानी है, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि वो ऐसे ही यूट्यूबर होंगे जो खुद हिंदू होंगे और हिंदू का ही विरोध कर रहे हिंदू हैं। ही हैं वो, अभी जर्मनी में बैठे रहते जर्मनी में हैं। बैठे हुए, तो ऐसे खुद हिंदू नपुंसक जो यहाँ आकर के बोल नहीं सकते, यहाँ आने का हिम्मत नहीं, खड़ा नहीं हो सकते, तो ऐसा लोग ही हिंदू को गिराने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं ताकि हम लोग अपने हिंदू बहु बेटियों को रक्षा कर सके। अब आपने एक टॉपिक छेड़ा है लव जी, जिहाद का। लव ये जी, लव जिहाद आखिर है क्या? क्योंकि कई युवा जी, हैं जो इस चीज़ को शायद नहीं समझते होंगे अच्छे से। जी। तो क्या आप बता सकते हैं लव जिहाद असल में क्या है? देखिए, लव जिहाद को अगर मैं सिंपल शब्दों में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, तो लव जिहाद का मतलब होता है कि कोई भी अलग धर्म का लोग हिंदू धर्म का नाम रख करके हिंदू बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनके साथ शादी करके उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, उसको काट करके फेंक देते हैं, मार देते हैं। तो ऐसे जिहादियों लोगों के लिए जो है ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लव जिहाद, जो कि अपना धर्म को बदल करके हिंदू बहू बेटियों के साथ गलत और दुष्कर्म करते हैं। मतलब इसमें ये सिर्फ एक फेक नैरेटिव है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? बिल्कुल सच्चाई है। अभी आप घटनाएँ देखते हो, आए ना आए दिन न्यूज़ में रोज़ आ रही है कि आज जो है फ्रिज में काट करके बेटी को फेंक दिया, नाम बदल करके शादी किया। अभी हाल ही में मैं यूट्यूब में देख रहा था कि कोई यूट्यूबर है जो कि हिंदू लड़की के साथ मतलब तरह-तरह का वादा करके उससे प्यार मोहब्बत में उसको अपने जाल में फँसा लिया और जब अपना मतलब निकल गया तो प्रताड़ना करने लगा, काटने लगा, मारने लगा। तो ऐसी-ऐसी समस्याएँ जो समाज में चल रही है, इसको ही हम लोग लव जिहाद कहेंगे। ये बताइए जी, कि अभी आजकल आपने सुना होगा जी, कि बहुत विपक्ष जो है एक बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा हंगामा कर, वोट चोरी, वोट चोर, गद्दी छोड़, बहुत ज़्यादा हमलावर है विपक्ष जी, जो जी। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी जी, की, जी। उसके ऊपर।
इस बात में आपको कितनी सच्चाई दिखती है कि सच में बीजेपी की सरकार जो 2024 में बनी है जी। वो वोट चोरी करके बनी है, या फिर ये सिर्फ एक फेक नैरेटिव है बिहार इलेक्शन को थोड़ा प्रभावित करने के लिए या देश की जनता को गुमराह करने के लिए? क्या आप इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए सरासर ये बहुत ही गलत बात है। इसको छवि धूमिल करने के लिए और विपक्ष जो है इसमें इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपने सत्ता को तो कुर्सी में। विपक्ष ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ डेटा भी रिप्रेजेंट किया था, दिखाया था, जिसमें बहुत सारे एड्रेसेस सेम थे और एक इंसान का मल्टीपल वोटर आईडी था। तो विपक्ष तो कुछ प्रूफ भी दे रहे हैं। देखिए जो डेटा जो लिया गया था जिसके बेस पे वो वोट चोर वाला मुद्दा लाया, मुद्दा ही बाहर का है, भारत का मुद्दा नहीं है। बाहर का है मतलब समझा नहीं मैं इस बात अलग को। कंट्री का मुद्दा है। अच्छा, अलग कंट्री। जी। अच्छा, हाँ हाँ, वो कुछ म्यांमार का इसमें जी, एंगल आ रहा था। हाँ म्यांमार हाँ का मुद्दा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं मुद्दा ही बाहर का है। विपक्ष जो है कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अच्छा एक बात बताइए, आप अभी वोट चोरी का मुद्दा का अगर बात कर रहे हैं, चोरी मान लीजिए अगर एक क्लासरूम में हम लोग बैठे हुए हैं, एग्जाम चल रहा है और हम अगर चोरी कर रहे हैं, लेटेस्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप और हम बैठे हुए हैं, मान हाँ लीजिए, हम ठीक लोग है। बैठे हुए हैं हाँ एग्जाम दे रहे हैं, आप चोरी नहीं कर रहे हैं हाँ और हम चोरी कर रहे हैं, हाँ। तो हम एग्जाम में किसका ज़्यादा मार्क्स आएगा, किसको बेनिफिट होगा, मुझे आएगा या आपको आएगा? बेनिफिट तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो मेरी तैयारी अच्छी है तो मेरे मार्क्स भी आ सकते हैं अच्छे। तैयारी आपका अच्छा है नो डाउट। अगर मैं चोरी कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा मार्क्स तो आएगा ही, अच्छा आएगा, हाँ, जितना आना चाहिए तो उससे तो अच्छा आएगा। उससे आएगा अच्छा। लेकिन एक बात बताइए, जो विपक्ष अभी बात उठा रहा है वोट चोरी का, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीट में बढ़ोतरी किसकी हुई है? एकदम सही बात है कि सीट बढ़ोतरी तो जो 2019 के इलेक्शन में जो इलेक्शन में सीट थे था, वो उससे बड़ी है, उससे सीट बढ़ी है, कांग्रेस की कांग्रेस की बढ़ी है और बीजेपी का कुछ सीट जो है घटा है। घटा है। तो इसमें किसको बोला जाए, कौन चोर है? विपक्ष चोर है। इससे तो यही ना साफ साफ होता है। आपने बड़ा घुमा के बताया, हाँ? लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसका जो रिजल्ट था उससे तो वो इम्प्रूव होगा, इम्प्रूव उसी का होगा जो चोरी कर रहा है। चोरी कर रहा है। मतलब आपका कहना है कि ये वोट चोरी जो है वो कांग्रेस ने की ये है। तो समझदार लोगों के लिए सारा ही काफी है। चलिए, मतलब आप डायरेक्ट नहीं कहना चाह रहे इस बारे में कुछ? साफ साफ यहीं पे जाहिर हो गया। बातें तो हमने बहुत सारी की हैं, लेकिन चलिए एक इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं जिसमें मैं आपको 3 जो बहुत फेमस लोग हैं उनके फोटो दिखाऊंगा। अच्छा आपको उनके बारे में 2 से 3 लाइन बताना है जी, जो बिल्कुल आपके मन में है ना। कोई ऐसी बातें नहीं जो मतलब दिखावटी हो। ठीक। जो सच्ची बातें आपके दिल में है वो बतानी है जनता को, ठीक है। मैं जनता को भी फोटो दिखाऊंगा, पहले मैं इनको दिखा रहा हूँ, फिर इनकी हम बातें सुनेंगे, फिर इन्होंने बातें जो कही वो किन के बारे में कही है वो भी मैं आपको पलट के आके उनका फोटो दिखाऊंगा। चलिए, पहला फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। जी। ये देखिए, एक सच्चे देशभक्त और एक ईमानदार नेता, इनकी देश को अभी सख्त जरूरत है। लोग इसे डिक्टेटर कहते हैं, इन्हें डिक्टेटर कहते हैं, लेकिन लोगों को डिक्टेटर का मतलब ही नहीं पता है। अब डिक्टेटर जब सर आपने कह ही दिया है तो मैं इनका फोटो भी दिखा दूं कि किन के बारे में बात चल रही है। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, लोग इनको डिक्टेटर कहते हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि डिक्टेटर का मतलब होता क्या है। तो इनके बारे में जो लोग इतना गलत टिप्पणी कहते हैं, मैं बस उन लोगों से इतना ही कहता हूँ कि इनके बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार पहले सोच लीजिए आप लोग। आपको दूसरा फोटो मैं दिखाता हूँ, जी, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेहनती अच्छे नेता हैं, लेकिन इनको सीखने का भी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, मतलब आपके अकॉर्डिंग अभी ये मैच्योर्ड नहीं हुआ है। मैच्योर नहीं है, इनको अभी सीखने का आवश्यकता है। मैं इनके बारे में बस इतना ही कहूँगा। तो चलिए, आपको इनको इनको जनता को मैं फोटो दिखा दूं, इनके बारे में बात हो रही है। तो जो विपक्ष है हमारा वो तो इनको एज अ पीएम देखता है। काफ़ी लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं कि ये नेक्स्ट पीएम होंगे। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए हर किसी का राइट होता है कि अपने बातों को, अपने आदर्श को, अपनी बातों को रखना। तो हम लोगों को रोक भी नहीं सकते हैं, लेकिन अच्छा है, सबका अपना अपना मानसिकता है, मगर इनको भी बहुत कुछ सीखने का आवश्यकता है। चलिए, आपकी बात ये आपके मन की बात। दूसरे नेता हैं ये, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो सरासर हिंदू विरोधी है। हिंदू विरोधी? हिंदू विरोधी, महिला विरोधी। ऐसा ऐसा क्यों कह रहे हैं इनके बारे में कि हिंदू विरोधी हैं ये? अभी हाल ही में आप देखिए, अब इनको कौन नहीं जानता। इनका फोटो आप जिन किन्हीं हिंदू भाइयों को अलग स्टेट में दिखाएंगे तो इनके बारे में वो खुद बोल देंगे आपको कि ये क्या कर रही है। अभी हाल ही का जो घटना है देखे होंगे आप कि एक मेडिकल की जो डॉक्टर थी उनके साथ क्या घटना भी घटा है। तो इसका सरकार रहते हुए भी इन्होंने क्या एक्शन लिया? 1 साल के ऊपर हो गया, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और यहाँ तक पता चल रहा है कि इनके पार्टी के ही कुछ लोग थे उसमें शामिल, कार्यकर्ता थे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बोला जाए?
हम लोग इसको हिंदू विरोधी और महिला विरोधी ही बोल सकते हैं। तो महिला विरोधी आप बोल रहे हैं, चलो वो बात का आप कुछ बात भी बता रहे हो कि ऐसे तो अदर स्टेट्स में भी होते हैं बहुत। अदर स्टेट में होते हैं, मगर आपने अभी इनके बारे में धारणा मेरे मेरे से पूछा, तो मैं इनके बारे में आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि मुझे ये हिंदू विरोधी और महिला विरोधी लगती हिंदू है। विरोधी आपको क्यों लगती है ये? क्योंकि हिंदू अभी जो बंगाल में जो कांड हो रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ना किया जा रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है, तो वो सारा चीज़ तो पब्लिक देख रही है, हिंदुस्तान देख रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं। मुर्शिदाबाद में जो घटना मुर्शिदाबाद हुई में थी, जो कांड हुआ है अभी, उसको लेकर भी पब्लिक अवेयर है उनसे। हाँ वो तो मतलब उस पे एक बड़ा एक्शन होना चाहिए था, होना क्योंकि चाहिए था। बकायदा मार्किंग किया गया था कि किन किन कौन कौन सा घर जो है वो हिंदुओं का है। हिंदुओं का है। फिर अगले दिन उसी में रात को अटैक किया गया था, जला दिया गया हिंदू उसमें। को टारगेट किया जा रहा है सीधा सीधा, इनका ही सरकार पे, तो इसको हिंदू विरोधी ही हम लोग बोल सकते हैं। आपको देखकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग भी है। एक मूवी भी बनी है कुछ ऐसे ही, अच्छा, जिसमें 24 आवर्स के लिए एक सीएम बनाए जाते हैं, शायद नायक नाम है। आप कमेंट में बताइएगा कि मैंने राइट नाम बताया है कि नहीं उस मूवी का। उसमें एक दिन के लिए वो सीएम बनते हैं। अगर आपको एक दिन के लिए देश का एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए, तो आप देश में ऐसा क्या बदलाव करना चाहेंगे एज अ नायक मूवी के जैसा, जैसा वो बदलाव करते हैं? क्या ऐसे बदलाव करने चाहेंगे जिससे हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो इतना बेकार लाचार है, जी वो सुधर सके? देखिए, एक दिन में तो मैं भगवान नहीं हूँ जो एक दिन में सारा सिस्टम को मैं बदल सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश, अगर मैं बनता हूँ एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री, तो मैं 2 मुद्दों पे विशेष तौर पे ध्यान दूंगा। मैं अपने तरफ से मैं अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ, अगर इसको अगर लागू किया जाए तो मैं 50% से ज़्यादा इसमें सुधार का अपेक्षा कर सकता हूँ कि 50% से ज़्यादा इसमें सुधार हो जाएगा। पहला मेरा मुद्दा ये है कि वन नेशन वन एजुकेशन पे हम लोग को बात करना चाहिए। वन नेशन वन वन इलेक्शन तो सुना था, लेकिन पहली बार सुन रहा हूँ वन नेशन वन ये एजुकेशन। पहला आपका पॉडकास्ट है, ये बात जो है अभी भारतवर्ष में किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमको नहीं लगता कि वन नेशन वन एजुकेशन का कोई बात किया होगा अभी तक। मेरा मानना यह है कि अगर मान लीजिए पूरे भारतवर्ष में हम लोग का संवैधानिक अधिकार दिया है कि हर चीज़ के लिए हम लोग समानता है, इक्वल मतलब बेनिफिट उठा सकते Equal हैं, rights है। इक्वल राइट्स है हम लोग के लिए, लेकिन हम लोग पढ़ाई में ही इसको लागू नहीं कर रहे हैं। मैं बताता हूँ कैसे। मतलब कैसे, मतलब समझ में नहीं आया आपकी जैसे बात। कि मैं पढ़ाई का बात करता हूँ, स्टेट बोर्ड हो गया, आपका सीबीएसई बोर्ड हो गया, इसमें पढ़ाई का सिलेबस क्या आपको लगता है सेम है? नहीं, जो सीबीएसई बोर्ड होते हैं उनका सिलेबस अलग होता है थोड़ा सा और स्टेट सिलेबस बोर्ड का अलग होता है, वो भी सारे स्टेट्स में अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। तो हम लोग को सबसे पहला ध्यान इसमें देना चाहिए कि वन नेशन वन एजुकेशन के तहत हम लोग पढ़ाई को इक्वल समानता के तौर पे हम लोग सारे स्टूडेंट को समानता के रूप में पढ़ाई दिया जाए और सिलेबस एक किया जाए। इससे क्या होगा कि हम लोग का जो स्टूडेंट्स है, जितने भी छात्र है, सबका जो समझने का क्षमता है वो इक्वल रहेगा, उसमें कोई अलग नहीं रहेगा, सबका इक्वल इसमें भागीदारी होना चाहिए। नहीं, आपकी बात बहुत सही है कि जी। एज अ टीचर, मैं भी एक टीचर हूँ, जी तो मुझे ये देखने को मिलता है कि जो सीबीएसई के बच्चे होते हैं, आईसीएसई के बच्चे होते हैं, और उनके सामने जो स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं, जी वो थोड़े से फीके अपने आप को पड़ समझते जाएंगे। हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है स्टेट बोर्ड के बच्चों का, ये कई जी। लोगों को लगेगा बुरा कि सर आप ये आप पार्शियलिटी बात, मैं हम्म। पार्शियल बात नहीं बोल रहा नहीं। हूँ, जो रियलिटी है। जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो थोड़े से डल और कॉन्फिडेंट फील नहीं करते नहीं हैं कर सीबीएसई के सामने, और सीबीएसई बच्चे थोड़ा ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं। पढ़ाने का तरीका, नॉलेज लेवल में थोड़ा कहीं ना कहीं फ़र्क होता है। फर्क होता है, कारण ये है कि बच्चे कैपेबल हैं, लेकिन सिलेबस ही काफ़ी डिफरेंस है। बोलते हैं ना, वो 19-20 का नहीं, 19 लाख का फर्क 19 वाला लाख का फर्क वाला सीन हो है। जाता है। और वहाँ पे हर चीज़ एडवांस लेवल का उनको प्रोवाइड किया जाता है, जबकि स्टेट बोर्ड के पास आप देखेंगे कि उसको हर तरह का सुविधा उसको नहीं मिला जाता है। लेकिन यहाँ पे सीबीएसई में एडवांस टाइप के टीचर हैं, स्किल बेस्ड टीचर है, स्किल बेस्ड पढ़ाई हो रहा है, तो उससे अगर कंपेयर करेंगे स्टेट बोर्ड के बच्चों को, तो वो कहाँ से कम्पीट कर पाएंगे? तो इसमें तो गवर्नमेंट को कुछ एक्शन वही तो मेरा प्रपोजल है कि अगर अच्छा, मैं अच्छा। बनता हूँ तो मैं इस मुद्दे पे जरूर काम करूंगा, वन नेशन वन एजुकेशन। इसमें 50% से अधिक मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ आपको कि इसमें बदलाव आपको दिखेगा। बहुत अच्छा मुद्दा है आपका, वन नेशन वन एजुकेशन। और दूसरा भी आप कुछ बता रहे थे। हाँ, दूसरा मेरा मुद्दा ये है कि अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले मैं ये लागू करूंगा कि जितने भी एमपी एमएलए, जितने भी सीएम, यहाँ तक कि पीएम ही क्यों ना हो, उन सभी के बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप। अगर सरकारी हो स्कूल सकता में है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको जी रोक रहा हूँ, जी क्योंकि ये देखने को मिलता है, चाहे विपक्ष के नेता हों चाहे सत्ता पक्ष के नेता हों, उनके बच्चे अक्सर विदेश में या इंडिया में भी पढ़ रहे हैं तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं। जी चाहे फाउंडेशन लेवल की पढ़ाई हो, सेकेंडरी हो, चाहे वो हायर लेवल की पढ़ाई करें, हमेशा गवर्नमेंट स्कूल में एक का भी बच्चा नहीं पढ़ता है। नहीं पढ़ता है।
तो ये बहुत बड़ा एक जो है कमजोरी है उन स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। यहीं से समानता उन लोग को नहीं मिल पा रहा। अगर इन सब के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, ये हर फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे उसको डेवलप करने में, मॉडर्न टीचर, स्किल बेस्ड एजुकेशन, सब पे ध्यान दिया जाएगा, तब हम लोग का जो देश जो है बदलेगा। और शिक्षा का जब तक समान अधिकार सबको नहीं मिलेगा तब तक देश का बदलाव नहीं हो सकता है। नहीं, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि अगर एमपी एमएलएस जो हैं उनके बच्चे अगर कंपलसरी कर दिए जाएं जी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए, जी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सुधर जाएगा। क्वालिटी जो है, सब बदल जाएगा। एकदम सही बात कहा कि ये बदल नहीं रहा है इसीलिए कि उनको फर्क नहीं फर्क पड़ता। नहीं पड़ रहा है, जनता झेल रही है, जनता जनता झेल रही है, और उनके बच्चे फॉरेन में जा करके पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें तो मिल जा रहा है जो मिल मिलना जा रहा है। चाहिए। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को और सीखने का मौका मिला। हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा और सीखने का मौका मिला होगा। जी, अब हमारी ब्लेसिंग रहेगी आपको कि धन्यवाद आप सर। ऐसे ही समाज का और देश के लिए तत्पर रहें और कार्य करते रहें जी और जी आगे खूब नाम कमाएं, अपना भी नाम कमाएं और देश का भी नाम कमाएं, जी जी, और समाज के लिए हमेशा खड़ा रहें और बिल्कुल, देश को एकजुट करने का कार्य करें। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।